चलिए आगे देखते हैं। फिर और एक क्वेश्चन है जीआई टैग के बारे में। और ये भी आपको पता है कि जब किसी पर्टिकुलर आपकी एक प्लेस है, एक पर्टिकुलर बेसिकली आपकी चीज़ है, चाहे वो कौन सी भी चीज़ हो, खाने की चीज़ हो या पहनने की चीज़ हो, ऐसी चीज़ों को जो कल्चरली जुड़ी है वो एक किसी पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करती है और उसको एक बार अगर ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलता है, तो फिर उसको जीआई टैग बेसिकली दिया जाता है। और जब जीआई टैग दिया जाता है तो अपने आप ये चीज़ें न्यूज़ में होती है और फिर कभी कभी वो यूपीएससी पूछती है। भले ही तुरंत उस साल ना पूछे, लेकिन 1-2 साल के रेंज में ज़रूर यूपीएससी पूछती है। तो इसलिए कभी कभी वो जीआई टैग वाला भी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला दिया है बनारस ब्रॉकेट एंड साड़ीज है। बनारसी सिल्क साड़ीज जो है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, फिर राजस्थानी दाल बाटी चूरमा राजस्थानी दाल बाटी चूरमा है, उसको जीआई टैग मिला है। और तिरुपति लड्डू है, और क्या है, तिरुपति लड्डू, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये पूछा गया है। और फिर आपको पूछा है बेसिकली टू चूज द करेक्ट आंसर है। फिर आपको क्या पूछा है कि करेक्ट आंसर चुनने के लिए बेसिकली बोला गया है? तो ये चीज़ है। तो जाहिर सी बात है हमें ध्यान देना है। और इसमें भी है फिर से थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज किया गया है कि ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाए, आपको डिलेमा में डाला जाए और आप सही आंसर देते हो कि नहीं देखेगी यूपीएससी। तो थोड़ा सा एक प्री अंडरस्टैंडिंग या थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा है, और खास करके एग्जाम से पहले पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के में ज़्यादा आसान नहीं है। बट फिर भी अगर देखते हैं तो राजस्थानी जो दाल बाटी और चूरमा है, अभी फिलहाल तक ऐसी कोई हमारे पास न्यूज़ आई नहीं है कि जिसमें बेसिकली राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को जीआई टैग मिला है या उसको नॉमिनेट भी किया गया है, ऐसा भी एग्जैक्टली हमारे पास ज़्यादा पढ़ने को मिलता नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं आप राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को बाजू में रख सकते हो। बनारसी सिल्क तो बहुत ही एंटिक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से फेमस है और इसकी वजह से क्या है ग्लोबल लेवल पे भी उसकी डिमांड बहुत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ कैसे आना है, आंसर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है कि इनमें से जो चीज़ दी हुई है क्या वो इंडिया के बाहर भी उतनी ही फेमस है या नहीं, वो ध्यान में रखना है। फिर जीआई टैग ऐसी चीज़ तुरंत ध्यान में आती है कि जो ग्लोबल लेवल पे इवन फॉरेन कंट्रीज में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या जहाँ पे वो पॉपुलरिटी गेन कर रही है। बनारसी सिल्क साड़ीज डेफिनेटली एक्सपोर्ट होते ही है और उसमें तो फॉरेन कंपनीज वगैरह भी इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बेसिकली अगर उसको जीआई टैग मिला है और क्वेश्चन में क्या पूछा है अब तक किसको जीआई टैग मिला है, हैज और हैव बीन अकॉर्डेड अ जीआई टैग और स्टेटस है, ये की वर्ड्स है। तो फिर हम ध्यान में ले सकते हैं कि बनारसी सिल्क को डेफिनेटली मिला है, क्योंकि वो इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से फेमस है और मॉडर्न टाइम्स में भी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसकी डिमांड इतनी है कि इसको जरूर मिला है। एंड वन पहला अगर मिला है तो ये दो एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे और सी और डी में से चुनना है हमको। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा की बात करेंगे तो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा ये मैक्सिमम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलर है। या थोड़ा बहुत जहाँ पे राजस्थान के लोग इंडिया के बाकी स्टेट में बसे हो तो वहाँ पे राजस्थान के लोगों के बीच में ये फेमस है। बट क्या वो पूरे इंडिया पे ही फेमस है क्या? अगर हम जैसे खुद अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं, अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके देखो है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर वक्त बुकिश नॉलेज से नहीं आएगा आपको आंसर। अपना कॉमन ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस और आपका लाइफ नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो भी कहीं ना कहीं यूज करना है आपको यूपीएससी में आपको सक्सेस मिलने के लिए है? तो हम लगभग और आजकल पिछले 25-30 साल में तो इंडिया के एक अलग अलग जगह पे आना जाना, जो माइग्रेशन है या टूरिज्म पर्पज के लिए आना जाना, ये भी सारा बढ़ा हुआ है। तो इतना तो आइडिया है कि कौन से स्टेट का कौन सा एक फेमस फूड होता है? बट क्या वो फूड बेसिकली पैन इंडिया लेवल पे फेमस हो गया क्या है? जैसे समोसा पूरे इंडिया में फेमस रहता है, रसगुल्ला पूरे इंडिया में फेमस है। रसगुल्ला बेसिकली बीच में वो इशू आया था, बंगाल का है या उड़िया का है या उड़ीसा का है, इसके लिए भी वो जीआई टैग के लिए थोड़ा सा इशू हुआ था, तो वो भी न्यूज़ में था। तो जैसे रसगुल्ला फेमस है
बट क्या पूरे इंडिया में दाल बाटी चूरमा फेमस है? नहीं, इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में कहाँ से होगा? है, इंडिया में नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में कहाँ से होगा? तो इसको निकाल दो, है, अपने आप एलिमिनेट करो, और एलिमिनेट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे 2 है वो जाएगा, है, तो डी ऑप्शन में निकल जाएगा, और हमारा सही चुनाव क्या होगा? 1 एंड 3 है। हमारा सही चुनाव क्या है? 1 एंड 3 हमारे सामने है, तो ये क्लियर कट आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करना है। आइए फिर से ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है, प्लेस और हिल्स दोनों को मिला के पूछा गया क्वेश्चन। श्री शैलम है जो कि एक आपका शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग का बेसिकली एक प्लेस है? नाम से आपको पता चलता है श्री शैलम मतलब कहीं ना कहीं आंध्र मतलब साउथ की तरफ है? ये कर्नाटका है या आंध्र है, ये तमिलनाडु है या आपका केरला है, थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन होने का चांस है। इसमें लिखा भी है नल्ला मल्ला हिल्स है। ये नल्ला मल्ला हिल्स तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हाँ मैंने पढ़ा है, ईस्टर्न घाट्स में होते हैं? तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, श्रीशैलम, एटलीस्ट टेम्पररीली या टेंटेटिवली इसको सही मानते हैं। फिर ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर तो काफी फेमस है, ज्योतिर्लिंग है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ज्योतिर्लिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, हमें पता है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है ये पता है, पर क्या मध्य प्रदेश में सातमाला हिल्स है? नहीं, मैंने पढ़ा है सातपुड़ा हिल्स है या सातपुड़ा माउंटेन से, ये सातमाला हिल्स तो नहीं है। ये सातमाला हिल्स कहीं पढ़ा है लेकिन कहीं और है, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन कहीं और है। ये फीलिंग आपको अंदर से आएगी, तो ये फीलिंग आपको अंदर से आएगी। तो डेफिनेटली सातपुड़ा हिल्स जो है वो मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है, और ओमकारेश्वर उज्जैन के पास है, तो ये सातपुड़ा हिल्स ही हो सकते हैं, तो ये गलत है? तीसरा है पुष्कर। पुष्कर तो राजस्थान में है? पुष्कर तो राजस्थान में है, और राजस्थान में अरवली के अलावा कुछ नहीं है? राजस्थान में अरवली के अलावा ऐसी मेजर कोई भी आपकी हिल्स या माउंटेन रेंज नहीं है, तो ये डेफिनेटली गलत है? महादेव हिल्स तो हो ही नहीं सकता है, महादेव हिल्स जहाँ होने दो, हमें मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ पे भी हो पुष्कर महादेव हिल्स में नहीं है, ये पक्का है। तो 3 गया, ठीक है, और फिर आपका ओमकारेश्वर जो है 3 गया, तो अपने आप 1 2 3 नहीं आएगा है? एक तो 1 एंड 3 में से चुनना है या 2 एंड 3 में से चुनना है, तो जाहिर सी बात है आपका 3 पूरी तरीके से जा रहा है, ये भी चला जा रहा है, अपने आप एक ही ऑप्शन बचता है, ओनली 1 है? अपने आप फिर एलिमिनेशन मेथड आपको सही आंसर की तरफ ला रही है, और क्लियर कट आपके सामने आंसर है ओनली 1, दैट इज श्रीशैलम नल्ला मल्ला हिल्स, ये करेक्ट है। ये ओमकारेश्वर है सातपुड़ा जो मैंने बताया, ठीक है, और पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान, इसकी वजह से, और महादेव हिल्स आते हैं आपके महाराष्ट्र। सातमाला हिल्स भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर एक ही है, 1 ओनली। तो ऐसे करके आप आराम से आंसर की तरफ आओगे और आपको सही चुनाव आपका आएगा, आप प्री क्लियर करके मेंस में जाओगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है? और कम समय में कम पढ़ाई करने के बावजूद या पढ़ने के बावजूद, ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ, पढ़ने के बावजूद, ठीक है, या रिवाइज करने के बावजूद, तो अगर याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे और आप डेफिनेटली प्री क्लियर करोगे, नेक्स्ट स्टेज में जाओगे आप। ठीक है, ये भी न्यूज में था कि किसी एक इंडिया की लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया था, है? और इसी वजह से बेसिकली वो क्वेश्चन पूछा गया था। वो कौन सी है? उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, आसामीज है? तो जाहिर सी बात है कि क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस है, इनमें फर्क है। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस को ही दिया जाता है, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज जो स्टेटस है वो ऐसी लैंग्वेज को दिया जाता है कि जो लैंग्वेज या उनका लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा पुराना हो, है? जो लैंग्वेजेस या उनका लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा पुराना हो, है? और भले ही क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देने का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के फीचर्स क्या है हमें याद ना हो, है? हमें अभी फिलहाल याद नहीं है, ऐसा मान के चले कि कितने हज़ार साल वो लैंग्वेज पुरानी होनी चाहिए,
या कितने हजार साल पुराना उसका लिटरेचर होना चाहिए, कितने वॉल्यूम का वो लिटरेचर होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो याद नहीं आ रहा है। फिर भी इतना पता चलता है कि अगर ऑप्शंस देखेंगे तो कोंकणी और भोजपुरी ये तो क्लासिकल लैंग्वेज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक तो ये मोर एंड लेस लेके रीजनल लैंग्वेजेस है। भोजपुरी तो इंडिया के 22 जो लैंग्वेजेस है 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी नहीं है। भोजपुरी भले ही बहुत फेमस है भोजपुरी मूवीज की वजह से है, और एक नेशनल लेवल पे उसकी पॉपुलैरिटी आ रही है, बट वो क्लासिकल लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं है, और या उसको वो दर्जा मिल नहीं सकता, क्योंकि पहले वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में आई नहीं है अब तक है, और वो इतनी पुरानी तो है नहीं हिस्टोरिकली या कल्चरली कि उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे। तो एलिमिनेशन से पहले भोजपुरी को हटा दिया हमने। फिर बात आती है कोंकणी की। कोंकणी हमें इतना थोड़ा सा पता है कि गोवा में है, हम में से ऑलमोस्ट सभी लोग गोवा में जा चुके हैं, गोवा को विजिट कर चुके हैं, और इसलिए गोवा का कल्चर क्या है और ये गोवा की लैंग्वेज कोंकणी लैंग्वेज कैसी होती है थोड़ा बहुत हल्का सा पता होता है हमको। और फिर यूपीएससी करने की वजह से इतना हमें पता है कि 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कोंकणी को रिसेंटली ऐड किया गया था। रिसेंटली इन द सेंस अभी फिर भी 20 साल तो कम से कम हो गए, 2003 में आई थी या उससे भी पहले आई थी मेरे ख्याल से 1991 में भी हो सकती है। तो कई वो आप देख सकते हो कि कब कोंकणी को लाया गया था। तो कोंकणी डेफिनेटली 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर वो इतनी पुरानी लैंग्वेज नहीं है, गोवा की लैंग्वेज है कि वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक जाएगी। गोवा का खुद का अस्तित्व पोर्तुगीज आने के बाद आता है, और इतना हमें पता है कि पोर्तुगीज आए थे हमारे 15-16 सेंचुरी के आसपास है। तो इसकी वजह से कोंकणी इतनी पुरानी हो नहीं सकती। कोंकणी को हटा दिया, कोंकणी को भी हमने हटा दिया, तो एलिमिनेशन से हमारी 50% रिस्क हमने कम कर ली है। फिर बचता है ओडिया और आसामीज है। फिर क्या बचता है, ओडिया और आसामीज। और फिर थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि दोनों लैंग्वेजेस इंडिया के 8 शेड्यूल में है, 22 लैंग्वेज में उनको इंक्लूड किया गया है, और चांस तो अच्छा खासा दोनों का है कि जिनको बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं दोनों लैंग्वेज का ओरिजिन बंगाली से ही है, कहीं ना कहीं दोनों लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो बंगाली लैंग्वेज से ही कनेक्टेड है। तो अभी एग्जैक्टली क्या हो सकता है अभी याद तो नहीं आ रहा है मुझे, मैंने पढ़ा होगा कहीं क्लासिकल लैंग्वेज किसको दिया था, अब याद नहीं आ रहा है, ओडिया या आसामीज। फिर थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आसामीज लैंग्वेज जो है वो बेसिकली लगभग ओडिया और आसामीज एक ही टाइम में आ गई, पर फिर भी लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए है, तो थोड़ा सा ओडिया लैंग्वेज जो है उसको एज मिलता है। आसामीज लैंग्वेज का जो लिटरेचर है वो बेसिकली आपका इतना अभी रिच नहीं है जितना कि ओडिया लैंग्वेज का है। आसामीज लैंग्वेज का भी रिच लिटरेचर है, बट कंपेयर टू ओडिया लैंग्वेज बेसिकली थोड़ा सा आसामीज लैंग्वेज का लिटरेचर अनएक्सप्लोर्ड है। वो अस्तित्व में हो सकता है लेकिन अभी हमारे सामने पूरी तरीके से आया नहीं है, और उसके कंपैरिजन में ओडिया लैंग्वेज का बहुत आया है। और जाहिर सी बात है फिर क्या है कि ओडिया लैंग्वेज के बेसिकली जो एविडेंसेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ग्रांट करने के लिए, जो आपका ग्रांट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से है। वो सारे लिटरेचर वगैरह सामने रखा गया था, क्योंकि आसामीज लैंग्वेज का भी आना पूरे बाकी है, और उस परिप्रेक्ष्य से हम आसामीज को हटा सकते हैं और ओडिया को ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है ओडिया ही लैंग्वेज थी कि जिसको वो क्लासिकल स्टेटस दिया गया था है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं कि दो जो सिमिलर लैंग्वेज है दोनों का कल्चर है, ठीक है, तो उसमें से कौन सा कल्चर बेहतर प्रोजेक्ट हुआ है। तो हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो ओवरऑल गवर्नमेंट का भी ध्यान नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरा गया नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट का भी इंटीग्रेशन सोशियो कल्चरल पूरी तरीके से इंडिया के साथ हुआ नहीं है। तो ज्योग्राफी के हिसाब से भी ध्यान रखिए कि आसाम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, उड़ीसा मेनलैंड इंडिया का पार्ट है, तो उड़ीसा को जो स्टेटस है वो मिलना बेसिकली ज़्यादा वाजिब है। ज़्यादा चांसेस थे कि उड़ीसा को मिला होगा, तो थोड़ा रिस्क लेके हमें यह आंसर देना पड़ेगा और सही आंसर पे हम आ पाएंगे। तो ये चीज़ है। अभी देखिए फिर से ट्राइबल कम्युनिटीज को लेके क्वेश्चन पूछा है। Every year, a month-long ecologically important campaign or festival is held during the certain communities or tribes. Okay? Ecologically important, और ट्राइब्स है तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट इनके ऊपर ट्राइब्स का फोकस रहता ही है। हमें पता है कि हम लोग सेल्फिश है,
जो मेनलैंड में बसे हुए लोग, जो फॉरवर्ड सोसाइटी हमारी है, हम लोग बेसिकली एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो ट्राइब्स है, जनजातियाँ होती है, जिनका जीवन ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर से फॉरेस्ट और नेचर के ऊपर जा रहा है, वो बेसिकली कभी भी नेचर या फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। उनको पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जाहिर सी बात है, और उसी इंपॉर्टेंस के परस्पेक्टिव से वो एक कल्चर तैयार हो गया कि आपका एनवायरनमेंट या इकोलॉजिकली बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए एक फेस्टिवल लाया गया है। और जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो फ्रूट बियरिंग जो ट्रीज है उसके सैपलिंग्स लगाती है। एक तरीके का ट्री प्लांटेशन है, और फ्रूट बियरिंग जो ट्रीज है उनका वो प्लांटेशन होता है। तो इनमें से कौन सी कम्युनिटी है वो बताना है, इनमें से क्या है वो कम्युनिटीज कौन सी है वो बताना है। और जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन का चांस है। सारी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी दी हुई है ऑप्शंस में, है फिर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है, ऐसी वो हालत है। तो फिर भी कैसे हम कर सकते हैं। अब देखिए, भूतिया एंड लेप्चा, ये कम्युनिटीज नॉर्मली हिमालयन रीजन की कम्युनिटीज है। ये कम्युनिटीज क्या है, नॉर्मली हिमालयन रीजन की कम्युनिटीज है। ओके, आंसर की तरफ कैसे आना है मैं बता रहा हूँ आपको, कॉमन सेंस और थोड़ा ज्योग्राफी वगैरह का आपका नॉलेज इस्तेमाल करके। तो हिमालयस में बेसिकली फ्रूट बेयरिंग जो ट्रीज है उनके चांसेस आपके कम है। और खास करके जब ट्राइब्स होती है, ट्राइब्स थोड़ी आइसोलेटेड रहती है। तो हिमालयन रीजन तो वैसे भी आइसोलेटेड है, और उसमें भी क्या है, फ्रिजिड कंडीशंस और टेम्परेट या अबाव टेम्परेट क्लाइमेट ही आपको मिलता है। और उसमें भी जो कम्युनिटीज है वो थोड़ा और ऊंचे लेवल पे रहती है, ताकि बाकी लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन कम रहे, है ताकि थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर या जो साइकोलॉजिकल ब्लॉक होता है कि वो बाकी कम्युनिटीज के साथ इतना फ्रीली मिल नहीं पाती है। तो उसकी वजह से हिमालयस में एक ऊपर हायर एलिवेशन पे जब रहेगी तो वहाँ पे फ्रूट बियरिंग ट्रीज के चांस कम है। कि हमें जोग्राफिकली पता है कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऊपर में बर्फ उतनी आती ज़्यादा होती जाएगी, और साथ साथ क्या है, ग्रासेस वगैरह आ जाएंगे, बुश वगैरह आ जाएंगे, छोटे प्लांट्स आ जाएंगे। फ्रूट बियरिंग ट्रीज के लिए वो क्लाइमेट सही नहीं है। तो भूतिया और लेप्चा को निकाल दो, है भूतिया और लेप्चा को निकाल दो। फिर है गोंड और कोरकू, है गोंड और कोरकू। गोंड थोड़ा पता होता है हमें कि छोटा नागपुर प्लेटू है, तो ये सेंट्रल इंडिया की तरफ ज़्यादा दिखता है हमें, है। तो अभी देखते हैं, ये है कि नीचे वाले है इरुला एंड टोडा, है इरुला एंड टोडा। पढ़ा तो है कहीं, याद नहीं आ रहा है कहाँ पे है। ये सेंट्रल इंडिया में है या ये बेसिकली साउथ इंडिया में है। एक तो ट्राइब्स है तो हमें तुरंत हमारा ज्योग्राफी का मैप सामने आना चाहिए, है कि इंडिया का कौन सा हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया है और ये ट्राइब्स कहाँ हो सकती है। नाम तो लग रहा है कि ये ट्राइब्स डेफिनेटली गुजरात या राजस्थान साइड की तो नहीं है, अरावली साइड की बिल्कुल नहीं है। फिर से वो छोटा नागपुर प्लेटू या सेंट्रल इंडिया की तरफ हो सकती है। बट गोंड एंड कोरकू ये नाम ज़्यादा सही है, छोटा नागपुर प्लेटू एंड सेंट्रल इंडिया। तो ये अगर सेंट्रल इंडिया में है तो कहीं ना कहीं बेसिकली ये साउथ की तरफ है कहीं ना कहीं ये बेसिकली साउथ इंडिया की तरफ हो सकती है, ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट आसपास का ही है। और फिर है सहारिया एंड अगारिया, ठीक है, सहारिया और अगारिया। ये नाम भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेंट्रल इंडिया और उसी के आसपास शायद लग रहा है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा इस साइड में हो सकता है। तो फिर अभी करे क्या, ज़्यादा एलिमिनेट करने का ऑप्शन भी नहीं है। तो इरुला एंड टोडा, ये अगर साउथ इंडिया की बेसिकली आपकी कम्युनिटीज है, ये अगर आपने फिक्स कर लिया तो थोड़ा सा ध्यान में लेना कि साउथ इंडिया जहाँ पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मिलते हैं, खास करके साउथ इंडिया आपका टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, स्पाइसेस और रबर इसके लिए फेमस है। इतना तो कॉमन बेसिक नॉलेज हमारे पास ज्योग्राफी से है। तो फ्रूट बियरिंग ट्रीज, तो ट्राइबल कम्युनिटीज हर साल है, हर साल की बात की गई है, एवरी ईयर, ठीक, हर साल ट्री बियरिंग फ्रूट बियरिंग जो ट्रीज है उसको प्लान करना मुझे नहीं लगता कि साउथ इंडियन कम्युनिटी को पॉसिबल होगा। ज्योग्राफी उतना अलाउड नहीं कर रही है, ठीक, क्लाइमेट उतना अलाउड नहीं कर रहे, इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते, तो फिर एटलीस्ट 50% रिस्क हमने कम कर दी है हमारी। और फिर हमारे पास है गोंड एंड गोरकू, सहारिया और अगारिया, है सहारिया और अगारिया। बट
जैसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि ये कम्युनिटीज थोड़ा सा फेमस है, कुछ इनका काम है इसलिए है। जिस तरीके से बेसिकली वो हर साल अगर सैपलिंग्स प्लान करती है तो कहीं ना कहीं वो रेगुलर न्यूज में रहेगी, नाम में रहेगी। ये सहारिया और अगारिया, ये तो हमें लगता ही नहीं है कि कभी हमने पढ़ा है। अभी इतने 1-2 साल से हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कभी पढ़ने को मिलता नहीं है, ठीक, कि ये कम्युनिटीज बेसिकली ट्री बेरिंग फ्रूट्स बेरिंग जो ट्रीज है उसको प्लांट करती है, वो भी हर साल, और उसके लिए वो फेस्टिवल होता है और एनवायरमेंटल कंसर्न उनका है। ये तो कभी पढ़ा नहीं है वैसे, ठीक। बट उसके कंपैरिजन में बेहतर चांस गोंड और कोरकू का है। उनके कंपैरिजन में क्या है, गोंड एंड कोरकू का बेहतर चांस है कि जहाँ पे बेसिकली हमें लग रहा है कि डेफिनेटली है, कहीं ना कहीं ये जो गोंड और कोरकू कम्युनिटीज है, वो बेसिकली आपकी ये हो सकती है कि डेफिनेटली वो इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं वो न्यूज में, ये न्यूज नहीं लेकिन दूसरे न्यूज की वजह से तो न्यूज में रहती ही है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके साथ ये जुड़ा हो सकता है। फिर हम बेसिकली अल्टीमेटली थोड़ा रिस्क लेके एज अ लास्ट ऑप्शन हम फिक्स कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, ये हमने ठान लिया है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा सा रिस्क लेके इस आंसर की तरफ आना पड़ेगा, है, क्योंकि इसको मैक्सिमम 2 ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं जैसे जैसे, ठीक, थोड़ा सा लॉजिक वगैरह लगा के, लंबा सोच के। और ऐसे क्वेश्चंस तभी हमें अटेम्प्ट करना है जब हमारे पास बाकी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हो। फर्स्ट राउंड हो गया हमारा, सेकंड राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया हमारा, कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि हमने मैक्सिमम सही क्वेश्चंस मार्क किए, और लास्ट के 10-15 मिनट बचे हुए उसमें थोड़ा सा रिस्क लेके और 4-5 क्वेश्चन करे जब हम सोचते हैं, तब जाके ये करना है, अदरवाइज इसको स्किप करना है। ओके, तो ये चीज़ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को भी सही करने के लिए उनकी तरफ आने का ये तरीका है, ये एक चीज़ ध्यान में रखिए। रिस्क टेकिंग वो एबिलिटी आनी चाहिए, तभी जाके आप आईएएस बनोगे।